हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी बच्चों आपका बेसिकली 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत जो हमारी बुक है हिस्ट्री की, उसी में हम लोग चैप्टर नंबर 5th को आपका पढ़ रहे हैं। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इसको हम लोग देख रहे थे। तो हम लोग इसमें पढ़ चुके थे कि चुनाव का दिन था, संकरण के जो नानी थे वो आपका वोट गिरने जा रहे थे, ठीक। और फिर उसमें हमने समझने का ये प्रयास किया कि कोई व्यक्ति शासक कैसे बनता है, इसको हम देख रहे थे। और फिर हमने बात की कि लगभग 50 सालों से एक ही प्रक्रिया हमारे यहाँ रही है, जिसको हम बोलते हैं निर्वाचन प्रक्रिया। यानी कि जो भी कोई शासक यहाँ चुन के आया है वो एक निर्वाचित प्रक्रिया के तहत ही हम लोगों ने उसे चुनकर आपका यहाँ तक बैठाया है, ठीक। फिर हम लोग थोड़ा वैदिक काल में देखा कि लगभग आज से 3000 साल पहले कोई व्यक्ति शासक बनने की यानी कि राजा बनने की क्या प्रक्रिया थी। तो हमने देखा कोई राजा बड़े बड़े यज्ञ करते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ करके घोड़े को छोड़ देते थे। घोड़ा जिस क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचरण करता था पीछे पीछे सेना जाती थी। अगर कोई राजा उसको नहीं रोकता था तो इसका ये मतलब था कि उसने राजा की अधीनता को स्वीकार किया है। अगर कोई रोकता था तो अश्वमेध करने वाले राजा से उसको युद्ध करना पड़ता था, ठीक। तो ये सारी चीजें इसमें आपको दिखाई देंगी। और शक्तिशाली होता था और दूसरे जो आमंत्रित राजा थे वो उसके लिए क्या लेके आते थे, उपहार लेके आते थे, ठीक। और अन्य जो लोग थे वो केवल इस पूरी प्रक्रिया को आपका देखने भर मात्र के रूप में ही प्रयोग में आती थी, यानी वो केवल बैठ के इस पूरी प्रक्रिया को देखते थे। इन सभी का आयोजन होता था। राजा सिंहासन या बाग की खाल पर एक विशेष आसन होता था जिस पर बिछाया जाता था, राजा उसी पर आपका बैठता था, ठीक। और विजय तथा अन्य गुणगान करते थे। राजा के सगे संबंधी खासकर रानी और पुत्रियां कई छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। राजाओं को बुलाया चाहता था। वैश्य यानी कि जो विष है वो लोग क्या लेके आते थे, आप उनके लिए गिफ्ट लेके आते थे, उपहार लेके आते थे। क्या लेके आते थे? उपहार लेके आते थे उनके लिए, ठीक। इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर हमने वर्ण व्यवस्था के विषय में पढ़ा कि इस समय की वर्ण व्यवस्था क्या थी। आप इसको अच्छे से समझ सकते हो कि गंगा यमुना के क्षेत्र में जो है यहाँ पर ऋग्वेदिक के बाद बहुत सारे वेदों की रचना हुई है, जिनको हमने कहा उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा। यानी उत्तर का मतलब होता है बाद में, क्लियर है। तो जो बाद में आपकी ग्रंथों की रचना हुई उन्हें हमने बोल दिया उत्तर वैदिक ग्रंथ, ठीक। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और संपादन की विधियां बताई गई हैं, जिनके बारे में सामाजिक नियम, आपकी परंपराएं हैं, जिनको आप इसमें अच्छे से गौर करके इन्हें देख सकते हैं। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया है, जिन्हें वर्ण कहा गया है। 4 वर्गों को आपने देखा कि कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, और कैसे आपका महिलाओं को और शूद्रों को एक समान समझा गया है। कुछ लोगों ने आपका इनकी आलोचना की है, ठीक, और कहा कि जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति कैसे आपका शूद्र या पुरोहित या ब्राह्मण हो सकता है। किसी ने इसका खंडन किया है, किसी ने कार्य के आधार पर भी खंडन किया है कि इस तरह से समाज का लोगों का वर्गीकरण सही नहीं है। जन्म के आधार पर उचित भेदभाव नहीं है, बल्कि अनुष्ठान करने का अधिकार तो सबका होना चाहिए। इस तरह से देखा। फिर हमने कल जनपदों के विषय में पढ़ा था, क्लियर है। जनपद यानी कि जन का ना राजा होकर अब जनपदों का राजा होने लगा, जिसका मतलब है जन के बसने की जगह, क्लियर है। तो इतना हम लोग देख चुके थे। आज फिलहाल हमें इससे आगे बढ़ना है। कल मैंने एक ये आपको मृत धूसर भांड आपको दिखाया था और कहा था कि आप इसको अच्छे से देखना। अगर आप इसको अच्छे से देखते हो तो एक इसकी स्पेशल जो आकृति है वो आपको दिखाई देगी। देख रहे हैं, एक अलग उचित प्रक्रिया है जो पूरी इसमें जो है आपको दिखाई देगी, क्लियर है। देख लिया आपने उस पूरी उचित प्रक्रिया को, ठीक। चलिए अब देखिए, चित्रित धूसर पात्र, इसके तहत पात्रों में ज्यादातर थाली और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौके पर
महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता होगा। कैसे हैं ये? सुंदर हैं और बहुत चिकने हैं। तो जो इनका प्रयोग है किसी स्पेशल ओकेजन के लिए या कोई मुख्य अगर अतिथि या गेस्ट आएगा उसके प्रयोग के लिए ही शायद जो था इनका उपयोग किया जाता रहा होगा। अब देखिए, पुरातात्विक विदों ने इन जनपदों में कई बस्तियों की खुदाई की है। कह रहे जो पुराने जो आपके जनपद है, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन लोगों ने कुछ बस्तियों की आपकी खुदाई की है। क्या की है? खुदाई। और उसमें क्या पाया? दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अंतराजी खेड़ा प्रमुख हैं। ये कुछ ऐसे स्थान रहे हैं, जैसे जहां आपका दिल्ली का पुराना किला उसके आसपास हुआ। मेरठ में जगह है हस्तिनापुर, आपको पता है ऐतिहासिक और प्राचीन जगह है। और एटा के पास, एटा मैनपुरी उत्तर प्रदेश में ही है, ये भी आपका अंतराजी खेड़ा की यहाँ प्रमुख खुदाई हुई है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। यानी कि उस समय का जो राजा था वो किसका राजा था? वो किसी महलों का नहीं, जो झोपड़ी में लोग रह रहे थे उनका राजा था। मवेशी और अन्य जानवर भी पालते थे, यानी कि और बहुत सारे जानवर थे जो वो लोग पालते थे। वे खाने के लिए आप देखेंगे गेहूं, चावल, धान, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसल उगाते थे। तो ये उनकी खाद्यान्न फसलें थी जिनका वो लोग आपका प्रयोग करते थे। क्या करते थे? उनका वो लोग प्रयोग करते थे। तो ये चीज थोड़ी सी आपको समझ में आनी चाहिए और आप इनको देखें। ठीक, क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम उल्लेख है जो चैप्टर 3 में नहीं है? बताइए कौन सी ऐसी फसल है जो इसमें नहीं है और उसमें है? आप सोच के बताना है। जब आपने पढ़ा होगा, रिवीजन करा होगा, तो आप इसमें अंतर कर पाएंगे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसका कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इना पूरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखा और ज्यामितीय आकार में थे, रूप में थे। कैसे थे? सरल रेखा में थे और ज्यामितीय क्या थे? इनकी आकृति थी। देखिए, देख रहे हो, ये स्पेशल रूप में दिखाया गया। ठीक, और देखिए इस तरह से डॉट 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 करके कुछ इसमें लगे। इसको बोलते हैं मृत, चित्रित मृत धूसर भांड। देखिए, चित्रित धूसर पात्र कौन है? ये है। देख लीजिए, फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इसको गौर करके। अब है इसमें महाजनपद। पहले क्या था? जन। जन से क्या हो गया? जनपद। और अब क्या हुआ? महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। कितने साल पहले? 2500 साल पहले। 3000 साल पहले क्या था? जन। और 2500 साल पहले क्या था? जनपद। यानी कि जनपद बच्चों कब आए? लगभग 500 साल के बाद जन से आपका जनपद आए हैं, लगभग 500 सालों के बाद। इन्हें महाजनपद कहा गया। चित्र नंबर 4 पे महाजनपदों को दर्शाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी। कई राजधानियों में आपका किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें होती थी। उसी को बोलते थे आपका किलेबंदी। यानी कि राजधानी के चारों तरफ से लकड़ी, ईंट या पत्थर की बाउंड्री वॉल करने को, यानी कि दीवार बनाने को ही हम क्या कहते थे? किलेबंदी कहते थे। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर सुरक्षा के लिए और किलों का निर्माण किया होगा। आप कह रहे हैं कि जो ये किलों का जो आपका निर्माण कराया है और उसके चारों तरफ जो आपका दीवार बनाई गई है, ये दीवार कहीं ना कहीं जो वो आपके राजा हैं, उन राजाओं के डर से इनको बनाया गया। चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि, क्या कह रहे हैं? इस तरह की दीवार को खड़ी कर कोई भी राजा क्या दिखाता था? जो उसकी अपनी समृद्धि है उसको दिखाने का प्रयास करता था।
अब देखिए, हस्तिनापुर दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए, ये है आपका तक्षशिला, ये है उज्जैनी, इसकी राजधानी होगी अवंतिका। ठीक, एक कुरु है, एक कोसल है, एक मगध है, एक कौशाम्बी है, एक वैशाली है, एक वज्जी है। ठीक, क्लियर है? गौर करके देखिए इनको, आगे देखें। कह रहे हैं कि शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना सरल हो जाता था। आप कह रहे हैं कि अगर किसी क्षेत्र की चारों तरफ से आप किलेबंदी की गई है तो उस पर नियंत्रण रखना बहुत ही सरल था। इस तरह विशाल दीवार बनाने की व्यापक योजनाएं आवश्यकता थी। कह रहे केवल यही नहीं था कि केवल एक आपके सुरक्षा की दृष्टि से ही आपका इन दीवारों को बना जा रहा था, नहीं, इनके पीछे एक व्यापक योजना छिपी हुई थी ताकि अंदर के क्षेत्र में शासन प्रशासन नियमन अच्छे से हो सके, सुरक्षा की अच्छे से व्यवस्था रह सके, सब पर आराम से आपका सरल तरीके से नियंत्रण रखा जा सके, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से आपका किलेबंदी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सी दिखाई देती थी। ठीक, हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक श्रम किया होगा, इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी, और कह रहे हैं कि बहुत अथक इन्होंने आपका श्रम भी किया होगा और उसकी बहुत क्या थी, आवश्यकता भी आपका पड़ी होगी। क्लियर है? अब राजा सेना रखने लगे थे। अब क्या हो गया कि राजा अब अपने पास सेना रखने लगे थे। उस समय आपका सेना जो था आपका नहीं रखी जाती थी। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। क्या करने लग गए थे राजा आपकी? तो आपका सेना रखने लग गए थे। अब देखिए, इसमें दिखाई देगा महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे। यानी कि ऋग्वेद के राजा और महाजनपदों के राजाओं के बीच का जो अंतर है ये आपको बताना है। ठीक, चलिए वो भी मैं बताऊंगा, और आप इस इमेज को अच्छे से गौर करके देखिए जो आपके सामने दिखाई दे रही है। देख रहे हैं बच्चों? क्लियर है? ये नीचे पानी भरा हुआ है। तो हमने जनपद को देखा, महाजनपद को पढ़ लिया, और हमने जो वैदिक राजा थे उनकी सारी व्यवस्थाओं को देख लिया। अब इसमें हमें अगर कुछ देखना है वो थोड़ा था जो इनकी कर व्यवस्था है, टैक्सेशन है, उसको हमको देखना है। क्लियर है? कोई डाउट है किसी का? देखिए, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। कह रहे जो महाजनपदों के राजा थे वो क्या करते थे, आपका विशाल, विशाल का मतलब है बड़े, बहुत बड़े किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसलिए प्रचुर यानी कि बहुत बड़े रूप में संसाधनों की आवश्यकता होती थी, इसलिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता थी। अतः महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर ना होकर कि कोई टैक्स ना लाए, कोई करना रहे, वो क्या करते थे, नियमित रूप से कर वसूलते थे। क्या करते थे? कर, टैक्सेशन, कि भैया अब क्या होगा कि हम नियमित रूप से अपना कर लेंगे, और कर वो हर व्यक्ति पर आपका लगता था। उस कर को भी हम देखेंगे क्या व्यवस्था। ठीक, किस तरह से वो कर लग रहा था। अब देखिए, कर की थोड़ी प्रक्रिया को समझिए, किस प्रकार से कर लग रहा था, उस कर व्यवस्था को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। पहला था, इसमें कर में फसलों पर लगाया गया कर सबसे महत्वपूर्ण थे। कह रहे जो आपकी फसल है, जो किसान फसल उगा रहे हैं, उन पर जो आपका लगाया गया कर था वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। और सबसे बड़ी बात क्या थे कि उस समय सबसे ज्यादा लोग क्या थे, कृषक थे। तो उसमें क्या था, उपज का 1/6 कर के रूप में नियमित निर्धारित किया गया था, इसे भाग कहते थे। यानी कि जो हमारे किसान हैं, जो अपनी उपज का 1/6 भाग टैक्स के रूप में दे रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं, भाग कह रहे हैं। यानी कर का हिस्सा कितना है आपको पता होना चाहिए, 1/6, और इसको क्या कहा गया, भाग कहा गया। भाग का मतलब डिवाइड नहीं होता, भाग का मतलब भाग है। क्या कहा गया इसको, भाग कहा गया।
कारीगरों के ऊपर भी आप कर लगाए गए जो प्राय श्रम रूप में चुकाए जाते थे। जो कोई कारीगर है, कोई किसी को काम करने के लिए जानता है, उसका वो टैक्स कैसे देगा? श्रम रूप में। श्रम का मतलब है वो किसी राजा के यहाँ कोई ना कोई काम करेगा, कुछ करेगा, उसके बाद आपका वो टैक्स दिखाई देगा। जैसे एक कोई बुनकर है, लोहार है, सुनार है, राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करना पड़ेगा। मान लीजिए आप बुनकर हैं, आप कुछ बनते हैं, तो आपको टैक्स के रूप में 1 दिन राजा के यहाँ बिना वेतन के काम करना पड़ेगा। आप लोहार हैं, कुछ ना कुछ आपको लोहे की चीजें बनानी पड़ेगी। आप सुनार हैं तो आपको सुनार का कुछ काम करना पड़ेगा। और कितना था? महीने में 1 दिन बिना वेतन के काम करना पड़ता था। और यही था टैक्स। यही क्या था? कर। पशुपालकों को जानवरों या उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। मान लीजिए कोई व्यक्ति पशु पालता है, या तो वो अपना जानवर देगा, जानवर नहीं देगा तो उत्पाद का मतलब है या तो राजा को दूध देगा, दही देगा, मक्खन देगा, घी देगा, इस तरह की कोई ना कोई चीज आपका वो टैक्स के रूप में देगा। व्यापारी को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। अगर कोई व्यापारी है, वो आपका सामान खरीद रहा है, वो आपका बेच रहा है, तो आपका सेल एंड परचेज पर भी क्या होगा? आपका टैक्स देना पड़ेगा, जो आज भी लगता है। आखे टैक्स समझते हो? जो आपके शिकारी होते हैं। और संग्राहक मतलब जो खाने को प्रिजर्व करते हैं, उन्हें क्या देनी पड़ती थी? जंगल से प्राप्त वस्तुएं, जैसे कोई आपका जड़ी बूटी दे दी, दवाई दे दी, खाल इत्यादि जानवरों की, तो ये सारी चीजें उन्हें टैक्स के रूप में देनी पड़ती थी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि महाजनपदों में टैक्स का उल्लेख किस प्रकार था, किस प्रकार वो टैक्स वसूलते थे, कृपया उसको एक्सप्लेन करिए या उसको लिखिए। तो आप ये सारे पॉइंट आपको लिखने होंगे। देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया? चलिए, तो ये टैक्सेशन व्यवस्था थी उनकी, जिसको हमने आपका देखा। अब थोड़ा सा इस युग में क्या हुआ बच्चों, थोड़ा सा एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस हुए। तो आप कह रहे हैं कृषि में परिवर्तन, कि क्या चेंज हुए? इस युग में कृषि में 2 बड़े परिवर्तन हुए। क्या हुए? 2 बड़े चेंजेस होते हैं। पहला है हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। देखिए, जो हल होता है, तो हल में इस तरह से एक फाल लगा होता है, ठीक? तो ये क्या होने लगा? अब ये लोहे का बनने लगा था। पहले किसका होता था? ये लकड़ी का होता था। तो लकड़ी का था, यानी कि वो उसके टूटने की संभावना बहुत ज्यादा रहती थी, और गिली ही जो आपकी मिट्टी थी उसी को छेदना, यानी कि उसको खोदना, उसको जमीन को पार करना बड़ा आसान था, नहीं होता था। लोहे का क्या था? चाहे मिट्टी सूखी हो, गिल्ली हो, उसको बहुत आराम से कठोर जमीन को वो साफ कर सकती थी। अब देखिए क्या हुआ? पहला आया लोहे का फाल। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। अब जहां लकड़ी काम कर रही थी, अब वहां क्या काम करने लगा? लोहा। इससे फसल की उपज बढ़ गई। उपज कैसे बढ़ेगी आप कहोगे? जब आप किसी जमीन की जुताई अच्छे से करोगे, निराई गुड़ाई अच्छे से करोगे, तो बच्चों जमीन की उत्पादकता बढ़ जाती है और फसल का टोटल प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ जाता है। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। अब देखिए, यही वो समय है 2500 साल पहले, जब आपका क्या लगाया जाने लगा? धान। अगर मैं पूछूं धान मूलतः कहां का पौधा है? क्या भारत का है या कहां का है? आप बताएं। ठीक, यह आपको देखना है। खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के लिए धान के पौधे तैयार कर रोपण करना शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए इसमें पैदावार ज्यादा होने लगी और कमर तोड़ श्रम लागत था। काम ज्यादातर दास दासी, भूमिहीन मजदूर और जो काम थे कृषक, ये लोग इसमें क्या करते थे? काम करते थे। चलिए, देख लिया।
देख लिया बच्चों, तो किस तरह से कृषि में परिवर्तन हो रहे थे। एक लोहे का फाल आ गया था और दूसरा क्या हो गया था, अब धान को हम क्या लगा रहे थे, उसकी पौधों की रुपाई कर रहे थे, जिससे क्या हो रही थी, कुल मिलाकर हमारी उत्पादकता बढ़ रही थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।